ऑलराइट, सो चैप्टर नंबर 11 ऑफ एएस, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है। और मोटिवेशन जो है बेसिकली आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमने कल बात करी थी कि आपका जो एचआर डिपार्टमेंट होता है बेसिकली उसका काम होता है टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, और वेलफेयर और स्टाफ मोराल कैसे बढ़ता है? थ्रू मोटिवेशन। और मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन लेकर आए थे? बेसिकली मोटिवेशनल थियरिस्ट लेकर आए थे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये मोटिवेशन होती क्या है, एंड देन विल डिस्कस कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस केम अप विद द idea of motivation. So motivation is the internal and external factors that stimulate people to take actions that lead to achieving a goal. Basically कोई भी ऐसी चीज जो इंसान को कोई भी गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट करे या उसको वो गोल अचीव करने के लिए कन्विंस करे, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। जैसे आप सब इस ये क्लास में अभी बैठे हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होगी। सही है। या तो सर ने बोला है इसलिए बैठे हैं, या तो खुद अपने आप से सिंसियर हैं, अपना ग्रेड चाहते हैं तो रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे आके बैठ के। तो उसके पीछे कोई ना कोई आपकी मोटिवेशन जरूर होगी। ठीक है। तो मोटिवेशन is the internal and external factors that stimulate people to take actions that lead to achieving a goal. नाउ मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो बेसिकली आपके थियरिस्ट लेकर आए थे कि बहुत सारे आपके मोटिवेशनल थियरिस्ट हैं। और वो लोग जो है वो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि यार वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस में, उनकी ना मोटिवेशन जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो कम होती रहती है। और उसको बढ़ाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर आपके वर्कर्स जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे, तभी आपका बिजनेस जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो यूजुअली आपके जो थियरिस्ट थे उन्होंने अपने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे, एंड दे केम अप विद कंक्लूजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन्स थे उनके कि भाई मोटिवेशन जो है वो जो वर्कर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला थियरिस्ट जो था आपका वो था F.W. टेलर। एंड F.W. टेलर सेड दैट कि मनी इज द मेन मोटिवेटर। इसकी इकोनॉमिक मैन थियरी थी, और इसने बोला था कि भाई इंसान जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौकरी करता है। ठीक है। कि पैसा उसके जो है वो हाथ आ जाए, और पैसा आप जितना ज़्यादा दोगे वर्कर को, उतना ही ज़्यादा वर्कर जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा। सो इसका जो कंक्लूजन, मतलब इसका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू बना, वो ऐसे बना कि इसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था विच इज़ नोन एज द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। और उसने क्या करा, ही सेलेक्टेड सम वर्कर्स टू परफॉर्म द टास्क। तो सबसे पहले तो उसने कुछ वर्कर सेलेक्ट करे और उनको जो है वो एक टास्क दिया करने को। सबने वो टास्क कंप्लीट करा, सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग में वो टास्क जो है वो कंप्लीट हुए। और इसने फिर उस बंदे को सेलेक्ट करा कि जिसने सबसे जल्दी वो टास्क कंप्लीट करा, मतलब जिसने कम टाइम में सबसे ज्यादा एफिशिएंटली वो टास्क को कंप्लीट करा। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द क्विकेस्ट मेथड, उसने क्या करा, उसने उस बंदे को बोला कि भाई आप जो है अब सबको उसी हिसाब से ट्रेन करो जो जो मेथड आपने इस्तेमाल करा है, जिस चीज जैसा आपने जो है वो ये काम जो है वो इतने कम मिनट्स में इतने कम टाइम में कर लिया। आप सबको ट्रेन करो और सबको जो है वो केपेबल करो कि सब लोग ये मेथड इस्तेमाल करके जो है वो कम टाइम में टास्क कर सकें। तो बेसिकली जब हर सारे वर्कर्स बराबर हो गए, हर किसी को ये काम करने का तरीका समझ आ गया, फिर उसने क्या करा, उसने सुपरवाइज करा काम को। और बेसिकली उसने बोला कि जो वर्कर सही तरीके से परफॉर्म करेगा उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और जो वर्कर परफॉर्मेंस में लैग करेगा, तो ये जो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे। तो एट द एंड उसने ये देखा कि क्योंकि आपने मॉनेटरी रिवॉर्ड रखा हुआ था, तो हर एक वर्कर की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल सही हो रही थी, हर एक वर्कर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सो ही एंडेड अप विद द कंक्लूजन दैट द मनी इज द मेन मोटिवेटर, कि वर्कर को आप अगर पैसा दोगे, ज्यादा पैसा दोगे, तो वर्कर ज्यादा बेहतर काम करेगा। फिर एल्टन मायो आया। एल्टन मायो ने भी जो है वो अपने जहाँ पे वो काम कर रहा था उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, एंड ही केम अप विद द थियरी व्हिच इज नेम्ड एज द हॉथरॉन इफेक्ट। एल्टन मायो सेड दैट के वर्किंग कंडीशंस बेहतर करने से, जैसे इसने कम्प्लीटली ना F.W. टेलर की थियोरी को अपोज करा था। इसने बोला वर्कर्स को आप अगर वर्कर के वर्किंग कंडीशंस अच्छे कर दोगे, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अगर दे दोगे, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मोटिवेशन के ऊपर। सही है। असल जो मोटिवेशन का इम्पैक्ट पड़ता है वो तब पड़ता है व्हेन मैनेजमेंट कंसल्ट्स विद वर्कर्स एंड टेक एन इंटरेस्ट इन देयर वर्क। असल मोटिवेटेड वर्कर जब फील करता है जब मैनेजमेंट या मैनेजर्स वगैरह जो हैं वो वर्कर का इनपुट लें,
सही है, मतलब कि वर्कर से डिस्कस करें, वर्कर्स की कंसल्टेशन लें और फिर डिसीजंस लें, या वर्कर्स की जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके अंदर इंटरेस्ट लें, तो तब जाके वर्कर जो है वो मोटिवेट होता है। He also said that working in teams and developing a team spirit can also improve the productivity, कि बेसिकली टीम वर्किंग से भी जो है वो वर्कर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। He also said that groups can establish their own targets or norms and these can be greatly influenced by the informal leaders of the group, कि टीम वर्किंग में आप लीडर्स बनाओ और लीडर्स जो हैं वो जब वर्कर को काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी और उससे वो बेहतर तरीके से काम करेगा। एंड ही ऑल्सो सेड दैट कि वर्कर्स को उनकी वर्किंग लाइफ पे थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए। दैट मीन्स कि दे कैन डिसाइड वेन एवर दे वांट टू टेक अ ब्रेक। तो यूजुअली वर्कर जो है वो, अगर वो सिस्टम के हिसाब से चलेगा कि अगर 1 से 2 में ब्रेक है तो 1 से 2 में ही ब्रेक लेनी है। शायद वर्कर को सुबह जो है वो दिल चाह रहा हो कि ब्रेक लेने का, या वर्कर को जो है वो शाम में दिल चाह रहा हो ब्रेक लेने का। जैसे बड़े बड़े आपकी कंपनी जैसे गूगल वगैरह जो है वहाँ पे देयर इज नो सेट टाइम फॉर द ब्रेक। आपको जब फील करता है आपके आप जो है वो ब्रेक लेना चाहो, आप तब ब्रेक ले सकते हो। तो यूजुअली व्हेन यू गिव सम कंट्रोल एंड अथॉरिटी टू द वर्कर्स ऑन देयर वर्किंग लाइफ, तब जाके आपके वर्कर जो है वो हाईली मोटिवेट होता है। तो इसने कम्प्लीटली अपोज करा, इसने जो है वो कम्प्लीटली अपोज करा किस चीज को, एल्टन FW टेलर की मनी इज द मेन मोटिवेटर वाली थियरी को। ठीक है, एक मिनट यार, जरा मैं इसको सेटिंग कर दूं थोड़ी, अनम्यूट नहीं कर सकते, एंड सेटिंग्स में जाके इसको म्यूट अपॉन एंट्री डन। ऑलराइट, सो आपके जो अल्टन मायो ने जो है वो यही आपकी थियरी में बोला कि भाई पैसा कुछ हद तक पैसा जो है वो मोटिवेट नहीं करता, बल्कि ये सारी चीजें मोटिवेट करती हैं। दैट इज वर्कर से कंसल्ट करना, वर्कर को टीम्स में डालना और वर्कर को जो है वो कुछ जो है वो अपनी वर्किंग लाइफ पे अथॉरिटी देना, ताकि वर्कर जो है वो अपने डिसीजंस वगैरह खुद ले सके। फिर उसके बाद आपका तीसरा थियरिस्ट आया था, दैट वाज मास्लो। अब्राहम मास्लो की जो ये थियरी है, विच इज अ वेरी वेल नोन थियरी, और मतलब आप लोग आगे जाके यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी इस चीज को पढ़ेंगे, दैट इज द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। इसने बोला था कि भाई आपने जो वर्कर है ना, जो एक ह्यूमन है, उसकी ना डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स होती हैं। तो इसने वर्कर को काफी इन एंड आउट स्टडी करा और इसने देखा कि यार वर्कर जो है इसकी डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स होती हैं। हर एक वर्कर जो है उसकी डिफरेंट लेवल नीड्स होती हैं, वैसे वो ऊपर लेवल पे काम करे, मतलब मैनेजरियल लेवल पे काम करे या लोअर लेवल वर्कर काम करे, हर किसी की कोई ना कोई जो है वो यही सेम लेवल ऑफ नीड्स होती ही होती हैं। तो उसने बोला ये 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं। ये 5 लेवल ऑफ नीड स्टार्ट होती हैं राइट फ्रॉम द बॉटम एंड देन दे गो अपवर्ड्स। तो आप सबसे पहला जो लेवल है नीड का, दैट इज कि व्हाई डू पीपल वर्क। पीपल इज वर्क बिकॉज दे हैव टू अर्न मनी टू सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे पहला जो लेवल ऑफ नीड होता है दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे रोटी कपड़ा मकान। आप कमाते क्यों हो पैसे, ताकि आप अपना घर चला सको, राइट। तो इसलिए फूड वाटर शेल्टर ये वाली जो नीड है, इसको फुलफिल करने के लिए लोग जो है वो क्या करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं टू वर्क। और यूजुअली जो मैनेजर्स होते हैं वो ये नीड को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, वो इस नीड को ऐसे सेटिस्फाई करते हैं कि वो एम्प्लॉयज को देते हैं पैसा। तो पैसे से अब्राहम मास्लो ने बोला कि पैसे से जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होती हैं, दैट इज द लेवल 1 नीड। अभी और भी ज्यादा नीड्स हैं वर्कर्स की जो आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं। So once you pay a good salary or once you start paying income to the workers, their physiological needs are satisfied. Then after physiological needs are satisfied, फिर वर्कर की नीड थोड़ी एक्सटेंड करती है, दैट इज द सेफ्टी नीड्स। और सेफ्टी नीड्स यूजुअली दो चीजों को जो है वो कवर करती है, दैट इज जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एट वर्क। जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एट वर्क क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कहीं जॉब लगती है और वहां पे आपको एक अच्छी तनख्वाह मिल रही है, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो रही है, सो यू नीड अ जॉब सिक्योरिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फर्म कि आप लोग मुझे निकालोगे नहीं। क्योंकि देखिए हर कोई जो काम कर रहा होता है उसको कोई ना कोई एक सेंस ऑफ पीस चाहिए होता है माइंड में, कि यार मैं अगर चलो थोड़ी बहुत गलती भी कर दूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे
निकालेगी नहीं, सो आई शुड बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी। तो यूजुअली हर एक जॉब के ऊपर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराया जाता है कि एटलीस्ट फॉर अ ईयर आपको या 2 साल जो है वो आपको निकाला नहीं जाएगा जॉब से। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इट गिव्स जॉब सिक्योरिटी टू द वर्कर, दैट कि वर्कर की जॉब जो है वो सिक्योर है। सेकेंडली, सेफ्टी एट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वर्कर इज वर्किंग इन अ कोल माइन, अभी आज शाम ही मैं एक कोई वीडियो देख रहा था, बेसिकली एक कुछ वर्कर्स ऑयल रिग्स में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी डेंजरस जॉब्स होती हैं कभी कभार, कंस्ट्रक्शन साइट पे देखें, हाई एल्टीट्यूड पे काम हो रहा होता है। तो ये इमारत जब बन रही होती है, आपकी बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, तो 10 फ्लोर 15 फ्लोर, सो ये टॉप फ्लोर्स पे काम हो रहा होता है। तो यूजुअली ऐसे कामों में आपको सेफ्टी एट वर्क की जरूरत होती है। दैट मीन्स यू नीड प्रॉपर जैकेट्स, प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर हेलमेट्स, प्रॉपर शूज, प्रॉपर इक्विपमेंट्स। हर चीज जो है वो आपकी सेफ होनी चाहिए। दैट मस्ट मेक यू इंश्योर यू दैट कि यू आर सेफली वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो कभी भी अपनी जान पे खेल के बिजनेस के लिए काम नहीं करेगा। एम्प्लॉय अगर किसी बिजनेस में काम करने आ रहा है तो उसको सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक में अगर एम्प्लॉय बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ है, काम कर रहा है अपना, तो वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उस बैंक ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, एक अंदर एक बाहर जो है वो खड़ा किया हुआ है। तभी जो है वो उस बैंक के एम्प्लॉय को जो है वो कोई टेंशन फ्री होके काम कर रहा है। तो ऑल द अगर ये गार्ड्स आप हटा दो तो एम्प्लॉय को हमेशा टेंशन लगी रहेगी कि कोई आके पैसे छीन के ना चले जाए, कोई आके उसकी पर्सनल बिलोंगिंग छीन के ना चला जाए। तो यूजुअली सेफ्टी एट वर्क इज ऑल्सो एन मोटिवेशन फॉर द वर्कर, दैट के अगर उसको जहाँ पे भी वो काम करने जा रहा है, अगर उसको वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही है, सो दैट विल ऑल्सो मोटिवेट द वर्कर टू वर्क। आफ्टर सेफ्टी नीड्स आर सेटिस्फाइड, देन देर आर सोशल नीड्स। अब्राहम मास्लो ने बोला था कि अगर वर्कर आ रहा है काम करने के लिए और वो अकेला काम कर रहा है, अकेला रह रहा है और अकेला काम करके जा रहा है, तो फिर वो वर्कर की मोटिवेशन नहीं बल्कि डीमोटिवेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है आपका, तो यूजुअली क्या होगा कि कुछ अर्से आप जाओगे, लेकिन आहिस्ता 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 क्या होगी, आपकी डीमोटिवेशन होना शुरू हो जाएगी। तो सोशल बिलोंगिंग इज वेरी नेसेसरी। दैट इज व्हाई द मैनेजर्स पुट यू इन टीम्स, और टीम वर्किंग वगैरह इंकरेज की जाती है। दोस्तियाँ, ब्रेक में आपको जो है वो एक साथ बिठा के कैफेटेरिया में खाना इसलिए खिलाया जाता है ताकि आप जो है वो एक सोशल कनेक्शन बिल्ड कर सको, एक दूसरे से बात करो, टीम्स में काम करो, कुलीग्स बनाओ अपने, ताकि आप जो है एक सोशल बिलोंगिंग आपको मिले ऑफिस के अंदर, एंड यू कम टू द ऑफिस विद अ हाई मोटिवेशन। So working in teams or groups and ensuring good communication to make the workers feel involved. So this will increase the workers' motivation as well. And after social needs are satisfied, then the worker has its esteem needs. Esteem needs क्या होती है? Recognition मिलना। वर्कर ने कोई काम अच्छा करा है तो उसके ऊपर आप उसको कोई रिकग्निशन दे रहे हो। हर साल वर्कर को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दे रहे हो। कुछ वर्कर छुट्टियां कम करता है, बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होता, तो उसको आप जो है वो कोई अवार्ड दे रहे हो, कोई बोनस दे रहे हो कि उसने बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं करी है, तो उसके ऊपर आपने उसको कोई बोनस दे दिया। तो बेसिकली रिकग्निशन देना वर्कर को कि भाई उसने बहुत अच्छा काम दिया किया है, तो ये भी एक नीड होती है जो कि वर्कर की सेटिस्फाई करनी हो। दैट इज के वर्कर वांट प्रेस्टीज। वर्कर को चाहिए कि उसको जो है वो रिकग्निशन मिले एट वर्क, ताकि वर्कर जो है वो उस बिजनेस से सेटिस्फाई हो जाए। And once esteem needs are satisfied, then the worker reaches the self actualization level. Now, self actualization is basically when you give a sense of achievement and opportunities to the workers to develop their skills for a higher work. यूजुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज रिलेटेड टू प्रमोशन के, बेसिकली आप वर्कर को एक हायर लेवल पे, एक हायर अथॉरिटी पे जो है वो उसको भेज देते हो, उसको उसका काम जो है वो, और वर्कर भी ये फील करता है कि जिंदगी भर उसको यही जो टास्क था, यही जो काम था, यही करना था उसको। दिस वाज हिज ड्रीम जॉब। सो व्हेन द वर्कर लैंड्स इनटू हिज ड्रीम जॉब, कि जो उसका ख्वाब था, लेट्स सपोज अगर उसको किसी कंपनी का एक सीईओ बनना था या सीएफओ बनना था, तो वंस ही इज मेड बीइंग दैट, दैट इज हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई जो है वो फौज में जाना चाहता होगा, अगर वो फौज की एक कोई पोजीशन पे जाना चाहता होगा, तो अगर वो उस पोजीशन पे चला जाएगा, सो दैट इज इट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप जब वर्कर्स को चैलेंजेस दो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दो, और जब वर्कर उस अपॉर्चुनिटीज को लेके आगे बढ़ता है वर्क प्लेस पे, और वो अपनी
ड्रीम जॉब के ऊपर पहुंचता है, तो दैट इज बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यूजुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द पीक ऑफ वर्कर सेटिस्फैक्शन, कि इस पॉइंट पे जब वर्कर आते हैं तो वर्कर बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि एक सीईओ है, सीईओ का क्या काम है, घर पे आके बैठा रहे भाई। वो सीईओ क्यों मेहनत करता है, वो क्यों इतना ज्यादा एफर्ट डालता है एक कंपनी को रन करने के लिए, एक कंपनी को फ्रूटफुल बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए? बिकॉज वो जो जॉब है वो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, कि वो उसको एज अ चैलेंज, एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है और वो उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है। So these are the hierarchy of needs that are highlighted by Abraham Maslow। और अब्राहम मास्लो ने बोला था कि भाई आपकी हर एक लेवल ऑफ नीड जो है वो आपने सेटिस्फाई करना जरूरी है और वर्कर को यहाँ तक पहुंचाना जरूरी है। दैट इज के वर्कर शुड फील सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सही है। और ये मतलब काफी टाइम, काफी सालों का काम होता है। ये ऐसे नहीं कि एक दिन आया वर्कर और अगले दिन आपने उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचा दिया। इट टेक्स टाइम, इट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड ग्रेजुअली जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते रहते हैं, आपकी मोटिवेशन बढ़ती रहती है एंड द वर्कर रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोटिवेशन। देन वी हैव हर्ट्जबर्ग्स थियरी, दैट इज टू फैक्टर थियरी। और हर्ट्जबर्ग ने रिसर्च करके ये आइडेंटिफाई करा था कि देयर आर टू फैक्टर्स in the job. Those factors that lead to a worker having good feelings about their jobs, and there are those factors which have a worker feel negative feelings about their job। मतलब कुछ चीजें वर्कर को नौकरी पे नाखुश करती हैं, मतलब डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती हैं, और कुछ चीजें जो है वो वर्कर को सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती हैं। सो जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो इट रिजल्ट्स फ्रॉम 5 पर्टिकुलर फैक्टर्स। हर्ट्जबर्ग ने बोला था कि वर्कर को जो चीजें सेटिस्फाई करती हैं वो है अचीवमेंट, मतलब वर्कर को मुश्किल काम दोगे और वर्कर अगर वो काम करेगा तो ही विल फील अचीव्ड, कि उसने कुछ चीज अचीव करी है। रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट, उनको रिकग्निशन वगैरह देना फॉर अ पर्टिकुलर अचीवमेंट। द वर्क इटसेल्फ, कि काम मुश्किल है तो काम ही जो है वो वर्कर की मोटिवेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर उस काम को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करना चाह रहा है। एंड एडवांसमेंट एट वर्क। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस की अगर हम नौकरी देखें, लेट्स सपोज, तो अचीवमेंट बेसिकली पुलिस जो है वो जाहिर सी बात है, अगर वो कोई टास्क, कोई उसको ऑब्जेक्टिव मिलता है और वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, सपोज कोई केस उसको मिला हुआ है, उस केस को वो सॉल्व करता है, तो दैट इज बेसिकली अचीवमेंट। फिर जब वो सॉल्व करता है उस केस को तो उसको जो है वो कोई अवार्ड वगैरह भी मिलता है, दैट इज रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट। फिर काम, उसको मुश्किल टास्क, मुश्किल चैलेंजेस, मुश्किल केसेस बहुत पसंद है, तो इसलिए वो वर्कर को उसका काम ही मोटिवेट कर रहा होता है। एंड देन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ही इज अ पुलिस ऑफिसर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ट्रू एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और सही तरीके से जो है वो क्रिमिनल को पकड़े। एंड ऑफ कोर्स एडवांसमेंट एट वर्क, जैसे अगर वो लोअर लेवल पे होता है तो वो उसकी जो है वो प्रमोशन हो रही होती है, सही है, वो सीनियर और इंस्पेक्टर जो है वो बन रहा होता है, डीएसपी वगैरह, ये सारी चीजें, तो बेसिकली एडवांसमेंट एट वर्क भी उसको मिल रहा होता है। तो ये पांचों चीजें जो हैं वो वर्कर को क्या करती है, मोटिवेट करती हैं। So these are known as motivating factors. These are the aspects of workers' job that lead to a positive satisfaction। तो ये पांचों चीजें जो है वो वर्कर को क्या क्रिएट करती है, मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जॉब। हाउएवर इसने बोला था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं, और हाइजीन फैक्टर्स जो है वो जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। So these are the aspects of workers' job that have potential to cause dissatisfaction, such as company policy and administration। अब जैसे लेट्स सपोज उस पुलिस वाले का कहीं ट्रांसफर हो जाता है किसी पॉलिटिशियन की उससे, तो बेसिकली कंपनी पॉलिसी है ना, वे आपको तो ट्रांसफर हो रहा है आपका, आपको उस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो कभी कभार कंपनी पॉलिसीज वगैरह, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इतनी स्ट्रिक्ट होती है, उनकी पॉलिसीज वगैरह ऐसी होती हैं कि वर्कर को वो पॉलिसी जो है वो डिससेटिस्फाई कर देती है फ्रॉम द जॉब। देन सुपरविजन, हर वक्त आप पे नजर रखी जा रही है। अगर कोई मैनेजर, कोई एम्प्लॉय आप पे, कोई सुपरवाइजर आप पे हर वक्त जो है वो नजर रखा हुआ है आपके काम पे, आप जब जब ब्रेक लेने जा रहे हो हर वक्त आपके ऊपर नजर रखी हुई है, तो ओवर सुपरविजन भी जो है वो काफी ज्यादा वर्कर को डिमोटिवेट करती है, कि वर्कर जरा सा भी जो है वो 2 मिनट लेट हो गया तो फौरन से उसको जो है वो उस चीज का जो है वो ताना मिल गया, ये सारी चीजें हो गई। तो इस तरीके का जो कल्चर होता है सुपरविजन वाला बहुत ज्यादा, तो आप वर्कर को फ्रीडम नहीं दे रहे कि वर्कर काम करे, तो इस तरीके का कल्चर यूजुअली जो है वो वर्कर को डीमोटिवेट करता है।
तो यूजुअली वर्कर की सैलरी भी जो है वो एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है। मतलब आप वर्कर को अगर कम सैलरी दे रहे हो और वर्कर जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो यूजुअली वर्कर, आपने लोगों को बोलता हुआ सुना होगा कि यार बस तनख्वाह इतनी मिल जाती है कि घर चल जाता है, लेकिन तनख्वाह ज़्यादा मिलनी चाहिए, काम इतना करवाते हैं। तो सैलरी जो है सही है, वो भी एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है। देन रिलेशनशिप विद अदर्स, फॉर एग्जाम्पल किसी कुलीग वगैरह के साथ जो है वो आपके अच्छे टर्म्स नहीं है, किसी मैनेजर के साथ आपके अच्छे टर्म्स नहीं है। अक्सर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पॉलिटिक्स वगैरह होती हैं। सही है, आपको कोई वर्कर पसंद नहीं है तो आप उसके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो ये सारी रिलेशनशिप विद अदर्स आल्सो क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन। कोई वर्कर है, उसकी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप काम पे जा रहे हो लेकिन उसकी शक्ल आपको दिख जाती है, तो पूरा दिन जो है वो आपको खराब हो जाता है। तो इस तरीके के भी जो है वो चीज़ें हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क। एंड ऑल्सो द वर्किंग कंडीशन, एसी लगा हुआ है लेकिन चलता नहीं है, पंखा लगा हुआ है लेकिन चलता नहीं है, तो कंप्यूटर दिया हुआ है काम करने के लिए लेकिन कंप्यूटर हैंग होता रहता है, प्रिंटर दिया हुआ है लेकिन कभी उससे प्रिंट निकलता नहीं है। तो मतलब ऐसी वर्किंग कंडीशंस आपको दी हुई है। तो ये तो वर्किंग कंडीशंस भी आपको जो है वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती हैं। आप उसको बर्दाश्त तो कर रहे हो, तो लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप बोलते हो कि बस यार मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करना, यहाँ की तो वर्किंग कंडीशंस ही अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो आपकी डिससेटिस्फैक्शन जो है वो, ये 5 चीजें आपकी डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रही होती हैं, और यूजुअली वर्कर जो है वो डीमोटिवेटेड होता है। तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग, उसने बोला कि भाई 2 फैक्टर थियरी में उसने बोला कि भाई 2 फैक्टर्स हैं। एक होते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स, जो कि ये 5 है, ये 5 मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो है वो वर्कर की सेटिस्फैक्शन लेवल को फ्रॉम अ जॉब इंक्रीज कर रहे होते हैं। वेर एज ये जो 5 फैक्टर्स हैं, दैट इज हाइजीन फैक्टर्स, ये वर्कर्स की जॉब डिससेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव मैक्लेलैंड्स थियरी, विच इज नोन एज मोटिवेशनल नीड्स थियरी। ये थोड़ी साइकोलॉजिकल थियरी थी, जिसमें आपके जो थियरिस्ट है मैक्लेलैंड, उसने बोला था कि भाई आप वर्कर की साइकी समझ के उसको मोटिवेट करो। इसने जो है वो, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही सेड दैट कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकीज ऑफ अ वर्कर। कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि अचीवर्स होते हैं, और उनको अचीवमेंट ही मोटिवेट करती है। बेसिकली अचीवमेंट को हम कहते हैं एन अचीवर्स। So, a person with strong motivational need for achievement will seek to reach realistic and challenging goals and job advancement. जो लोग अचीवर्स होते हैं ना, उनको मुश्किल काम ही मोटिवेट करेगा। आप उनको आसान काम दोगे, वो मोटिवेट नहीं होंगे। उन दे आर ओनली मोटिवेटेड विथ रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग गोल्स एंड जॉब एडवांसमेंट, कि इनको प्रमोशन वगैरह भी दो आप, तो ये लोग ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो पावर के भूखे होते हैं, अथॉरिटी एंड पावर उनकी मोटिवेशन होती है। आप उनको टीम लीडर बना दो, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। आप उनको टीम प्लेयर बना दो, उनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी। तो यूजुअली कुछ लोग होते हैं जो कि डोमिनेट, जैसे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो सरफराज अहमद, ही इज अ गुड लीडर। पावर, उसकी अथॉरिटी, अगर आप उसको कैप्टन बना दोगे तो दैट विल मोटिवेट हिम। लेकिन आप उसको अगर टीम प्लेयर बनाओगे तो शायद उसकी जो है वो परफॉर्मेंस इतनी खास ना हो, लेकिन हाँ वो लीड बहुत अच्छा करेगा। सो यूजुअली अथॉरिटी एंड पावर इज यूजुअली अ मोटिवेशन फॉर पीपल। तो उनको अगर आप टीम लीडर बना दोगे तो फिर तो उनकी मोटिवेशन जो है वो आसमानों पे होगी। लेकिन अगर आप उनको जो है वो टीम प्लेयर बना दोगे तो वो शायद अच्छी तरीके से काम नहीं करे। एंड देन द थर्ड इज बेसिकली एफिलिएटर्स, जिनकी मोटिवेशन क्या होती है, एफिलिएशन। ये लोग एफिलिएट होना चाहते हैं, दे नीड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, दे नीड टू बिकम टीम प्लेयर्स। ये लोग क्या करते हैं, दोस्ती यारी। ये लोग बोलते हैं कि यार हम लोग जो है वो दोस्ती यारी में काम करेंगे, टीम्स में काम करेंगे, वी वांट टू बी टीम प्लेयर्स। सही है, हमें टीम की अथॉरिटी नहीं चाहिए और ना ही हमें अकेला काम करना है। हमें जो है वो टीम में डाल दो आप, तो हमारी प्रोडक्टिविटी देखो, हम कितना अच्छा काम करेंगे। सो दीज पर्सन्स आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड थ्रू एफिलिएशन। तो मैक्लेलैंड ने बोला था कि भाई ये जो 3 तरीके के लोग हैं ना, इनको तीनों को डिफरेंट तरीके से आप मोटिवेट करें। अचीवमेंट मोटिवेशन से आप अचीवर्स को मतलब कि अकेला काम करने दें, अचीवर्स को मुश्किल काम दें। जैसे साइंटिस्ट वगैरह नहीं होते जो खप्ती होते हैं, पागल होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनकी मोटिवेशन अचीवमेंट ही होती है। ये लोग कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ जो है वो बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो ये थियोरी अपनी प्रूफ करना चाहते हैं। सही है, तो ये यूजुअली अकेले काम करना पसंद करते हैं। ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं अथॉरिटी एंड पावर दे दो, मतलब उनको आप टीम लीडर बना दो,
टीम लीडर बना दोगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, तो उनकी मोटिवेशन टीम लीडर बनने से फुलफिल हो जाएगी। और तीसरे तरीके के जो लोग हैं, दैट इज एफिलिएटर्स। एफिलिएटर्स को आप क्या करो, एफिलिएटर्स को आप एफिलिएट कर दो किसी टीम के अंदर, उनको जो है वो 5-6 लोग दे दो, उनके साथ जो है वो मिलके वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो these were the three psychological needs that McClellan highlighted in his theory, and this is how he motivated his workforce. And then we have Room's expectancy theory. रूम ने बोला था कि भाई तीन चीजें हैं, थ्री बिलीव्स हैं वर्कर्स के, और ये थ्री बिलीव्स जो हैं दैट इज बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। अब ये तीन चीजें हैं क्या? रूम ने बोला था कि भाई एक जो वर्कर है, सही है, एक वर्कर की वैलेंस इज बेसिकली के the depth of the want of an employee for an extrinsic reward such as money or an intrinsic reward such as satisfaction। कि कोई भी काम करने से बेसिकली आपका जो इंडिविजुअल है वो क्या चाहता है, क्या उसको एक्सटेंसिक रिवॉर्ड चाहिए, क्या उसको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्कर काम करने आ रहा है और एट द एंड ऑफ द डे ही इज वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन जस्ट टू अर्न अ गुड मनी, सो दैट मीन्स ही इज गिविंग एक्सटेंसिक रिवॉर्ड। उसकी वांट क्या है काम करने की? एक्सटेंसिक रिवॉर्ड, कि उसको पैसा चाहिए। और कोई वर्कर अगर काम करने आ रहा है और उसको सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है वो काम करने से, सो दैट इज हिज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, सैलरी कम होती है लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, अगर वो किसी एक बैंक में काम कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ भाई इतनी कम तनख्वाह पे काम कर रहे हो तुम, तो ये बोलता है यार सीखने को काफी ज्यादा मिलता है। तो ही इज गिविंग वैल्यू टू द इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, कि उसकी सेटिस्फैक्शन है कि ही इज लर्निंग न्यू थिंग्स। वेर एज अगर वो बोले नहीं यार मैं जॉब चेंज करूंगा, सही है, कुछ टाइम बाद, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है कमाना भी है पैसे, तो फिर वो किसी काम को क्या करेगा? एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड। तो हर एक जॉब के, हर एक पर्टिकुलर काम के साथ कोई ना कोई एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड जुड़ा होता है और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड जुड़ा होता है। और वो एम्प्लॉय का बैलेंस होता है कि वो किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड या इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? इट इज द बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू अ गुड परफॉर्मेंस। It is the degree to which people believe that putting effort into a work will lead to a given level of performance. फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक्सपेक्टेंसी ये है कि मैं ये जो एफर्ट डाल रहा हूँ क्लास के अंदर, सही है, या एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह ये जो ले रहा हूँ रोजाना, मेरी एक्सपेक्टेंसी ये है कि यार इसकी वजह से शायद मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक अच्छा ग्रेड आ जाए। दिस इज माई एक्सपेक्टेंसी दैट आई एम, इफ आई एम पुटिंग एन एफर्ट इनटू सम वर्क, सो आई माइट अचीव अ गुड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज कि आप लोग की शायद परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाए। तो यूजुअली क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो बोलते हैं कि यार ये काम मैं नहीं करता, सही है, ये काम में जो है वो मेहनत करना फजूल है, मैं दूसरा काम करूंगा, इसमें जो है वो मेहनत करूंगा तो इसको इसका जो है वो परफॉर्मेंस भी मिलेगी, मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो यूजुअली एम्प्लॉय जो है वो कुछ काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं एट वर्क प्लेस, और कुछ काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर वो काम करेंगे तो उनकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एंड थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटालिटी। इंस्ट्रूमेंटालिटी इज द बिलीव दैट गुड परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड्स। इंस्ट्रूमेंटालिटी क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटालिटी होती है कि बेसिकली एम्प्लॉयज को लगता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मैनेजर मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड देगा। दैट इज एन इंस्ट्रूमेंटालिटी। तो यूजुअली ये जो थ्री बिलीव्स है इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज एक सेल्स पर्सन है, सही है, एक रिटेल स्टोर के अंदर। अब एक्सपेक्टेंसी क्या होगी उस सेल्स पर्सन की? द सेल्स पर्सन बिलीव that working extra hours and improving their customer service skills will increase their chances of making more sales। वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ज्यादा टाइम लगाएंगे स्टोर के ऊपर, ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा वर्किंग आवर्स देंगे, तो शायद हम लोग अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज द एक्सपेक्टेंसी दैट दे आर पुटिंग इनटू मोर एफर्ट टू अचीव अ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। कि अगर वो ज्यादा एफर्ट डालेंगे, ज्यादा देर तक रुकेंगे, एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे, तो उनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी होगी और उनकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी। सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेंसी इज। इंस्ट्रूमेंटालिटी इज बेसिकली कि अगर वो सेल्स पर्सन बोले कि दे नो दैट कि अगर वो सेल्स ज्यादा करेंगे, सेल्स पर्सन अगर रिटेल स्टोर में सेल्स ज्यादा करेगा, तो उसको पूरा भरोसा है कि मैनेजर उसको जो है वो बोनस देगा। सो दिस इज व्हाट इंस्ट्रूमेंटालिटी इज। एंड वैलेंस इज बेसिकली कि द सेल पर्सन
highly values the bonus because they need extra money. जो सेल पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। वो बोल रहा है कि भाई हमें चाहिए बोनस, हमें बोनस क्यों चाहिए, क्योंकि हम कमाने के लिए ही निकले हैं बाहर। तो यूजुअली ये तीन जो मोटिवेशंस हैं डिफरेंट तरीके की, आपका रूम कहता है कि सिंस ऑल थ्री दीज थ्री कंपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज के सेल्स पर्सन जो है वो एक्सटेंसिव रिवॉर्ड को भी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। सेल्स पर्सन को पता है कि अगर वो ज्यादा आवर्स काम करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी सेल्स ज्यादा बढ़ेंगी। और सेल्स पर्सन को ये भी पता है कि उसके मैनेजर ने अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखी तो वो उसको ज्यादा पैसे देगा। तो ऑल दीज थ्री थिंग्स इफ दे आर अचीव्ड, दैट इज के अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करके बोनस कमाएगा और उसकी एक्सटेंसिव रिवॉर्ड ये है कि उसको जो है वो एक्स्ट्रा काम करके ज्यादा पैसे चाहिए और मैनेजर उसको वो पैसे दे देता है, देन ही विल बी मोटिवेटेड। अगर वो उसको जो रिवॉर्ड इन रिटर्न उसको चाहिए था, दैट इज द बोनस, तभी उसने एक्स्ट्रा आवर्स काम करा। उसको पता था कि अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करेगा तो मैनेजर उसको बोनस देगा, और उसने जो उसकी वैल्यू जो है वो एक्सटेंसिव रिवॉर्ड पे ज्यादा है, इसलिए वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए तैयार है। तो अगर मैनेजर उसको अब बोनस देगा, देन ही विल बी हाईली मोटिवेटेड। वेयर एज अगर मैनेजर उसको बोनस नहीं देगा और मैनेजर बोलेगा नहीं यार इस साल नहीं अगले साल अब तुम्हें बोनस दूंगा, तो फिर उसकी मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट रूम सेड। रूम ने बोला था कि भाई ये तीन चीजें हैं, सही है, और हर एक वर्कर जो है वो उसके माइंड में ये तीन चीजें होती हैं। अगर उसको पता है उसका मैनेजर उसको बोनस नहीं देगा तो फिर वो एफर्ट भी नहीं डालेगा किसी भी काम में, और ना ही वो एक्सटेंसिव रिवॉर्ड को ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि उसको पता है उसका मैनेजर जो है जो प्रॉमिस करता है वो करता नहीं है। लेकिन अगर उसको पता है कि उसका मैनेजर उसको रिकग्निशन देगा, उसको बोनस देगा, तब वो एफर्ट भी डालेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी करेगा, और वो एक्सटेंसिव रिवॉर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देगा। सो दिस इज व्हाट रूम थियरी सजेस्टेड। तो अगर आपको वर्कर को मोटिवेट करना है, मैनेजर्स को अगर वर्कर को मोटिवेट करना है, तो उनको ये भी साइकी समझनी पड़ेगी वर्कर्स की, कि वेदर द वर्कर इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू एक्सटेंसिव रिवॉर्ड और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। अगर वर्कर एक्सटेंसिव रिवॉर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको उसको एक्सटेंसिव रिवॉर्ड ही देना पड़ेगा। वेर एज अगर वर्कर जो है वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड को ज्यादा वैल्यू करता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको उसको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ही देना पड़ेगा। सो दीज वर द थियरिस्ट, और इनकी जो थियरीज थी वो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यूजुअली सारे थियरिस्ट ने यही बोला कि भाई या तो पैसा मोटिवेट करता है, दैट इज द फाइनेंशियल मोटिवेशन, या फिर पैसों के अलावा सेटिस्फैक्शन, ट्रेनिंग वगैरह ये सारी भी चीजें भी जो है वो मोटिवेट करती हैं, दैट इज नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मोटिवेटिंग मोटिवेशन के फैक्टर्स। तो देयर इज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम विच आर नोन एज फाइनेंशियल मोटिवेशंस। तो फाइनेंशियल मोटिवेशंस आर बेसिकली कि जब पैसे देके आप वर्कर की मोटिवेशन को इंक्रीज करते हो। और नॉन फाइनेंशियल मेथड्स ऑफ मोटिवेशन आर बेसिकली द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, जिसमें आप वर्कर्स को पैसों के अलावा जो है वो वर्कर्स की जॉब में, वर्कर्स के काम में कोई ना कोई चेंजेस करते हो ताकि वर्कर मोटिवेटेड फील करें। सो मूविंग ऑन टू द पेमेंट सिस्टम्स के फाइनेंशियल मोटिवेशन में सबसे पहला आता है आपका टाइम बेस्ड वेज रेट। टाइम बेस्ड वेज रेट क्या होता है? इट इज अ पेमेंट टू अ वर्कर मेड फॉर ईच पीरियड ऑफ टाइम दे हैव वर्क। जितने घंटे वर्कर काम करेगा उस घंटों के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। तो यूजुअली वर्कर को ये फायदा मिलता है कि दिस सिस्टम प्रोवाइड सम सिक्योरिटी ऑफ पे टू द वर्कर्स। However, some workers might slow down the work because उनको अगर ज्यादा पैसे कमाने तो वो स्लोली स्लोली काम करेंगे ताकि ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स के उनको पैसे मिल सके। सेकेंड वी हैव पीस रेट। पीस रेट इज अ पेमेंट टू अ वर्कर फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड, कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स वर्कर प्रोड्यूस करेंगे उतने ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे। So the benefit of having piece rate is that it can encourages the worker to produce more number of outputs और ज्यादा तेजी से वो काम करे। However, अगर वर्कर तेजी से काम करेगा तो उसकी क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा गिर सकती है, खराब हो सकती है, और वर्कर जो है वो शायद अपनी सेफ्टी लेवल्स भी रिड्यूस कर दे कि तेजी में काम करने के चक्कर में वो अपने आप को इंजर भी कर सकता है। Thirdly, we have salary. Salary is an annual income that is usually paid on monthly basis. तो मंथली बेसिस पे जब आप वर्कर को रिवॉर्ड कर रहे होते हो और द वर्क दैट ही हैज डन, दैट इज नोन एज सैलरी। तो सैलरी इज सुटेबल फॉर जॉब्स वेयर आउटपुट इज नॉट मेजरेबल।
ऐसी जॉब्स जो कि मैनेजरियल लेवल पे होती हैं, जहाँ पे आउटपुट आप मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ये सैलरी से जो है वो आप वर्कर्स वगैरह को पे कर रहे होते हो और मोटिवेट कर रहे होते हो। However, incomes are not related to the effort levels or productivity. That means कि वर्कर को अगर एक दिन ऐसा फील हो रहा है कि उसको काम करने का दिल नहीं चाह रहा, तो उस पूरे दिन वर्कर कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी आप कम नहीं कर सकते, काट नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन उसका एफर्ट लेवल बिल्कुल जीरो है, लेकिन फिर भी उसको सैलरी उस दिन की उसको मिलेगी। Fourth, we have the commission. Commission is a payment to a salesperson for each sale made. तो यूजुअली ये सेल्स वालों को मोटिवेट करने के लिए दी जा रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई टिकट ट्रैवल एजेंसी में कोई टिकट सेलर बैठा है, तो वो जितने ज्यादा टिकट सेल करेगा, जितने ज्यादा कस्टमर्स को टिकट सेल करेगा, उतना ज्यादा उसको कमीशन मिलेगा। सो ही विल बी मोटिवेटेड टू सेल मोर एंड मोर टिकट्स टू अर्न मोर कमीशन. So it can encourages workers to sell more and faster. However, sales staff could try too hard to convince a customer to buy and put so much pressure on them that they have a bad view of the whole company. For example, कुछ sales employees होते हैं, ब्रदर प्लीज ले लें, ब्रदर प्लीज ले लें। सही है, तो वो इतना प्लीज कर करके जो है वो ऐसा इंप्रेशन छोड़ेगा, आपकी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे ना यार, इतनी रिक्वेस्ट करना मतलब इन लोग का बिक नहीं रहा होगा, इसलिए जो है वो इतने ज्यादा इनके सेल्स एम्प्लॉय जो है वो हमारे पीछे लगे हुए हैं कि ब्रदर प्लीज आप ये चीज ले लें। फिर उसके बाद है बोनस पेमेंट्स। बोनस पेमेंट्स क्या होती हैं? इट इज अ पेमेंट मेड इन एडिशन टू द कॉन्ट्रैक्टेड वेज और सैलरी। यूजुअली बोनस आर द एडिशनल पेमेंट मेड टू द वर्कर्स इन द के उनके जो कॉन्ट्रैक्टेड सैलरी या कॉन्ट्रैक्टेड वेज से ऊपर उनको पैसे दिए जा रहे होते हैं। तो दिस इंक्रीजेस द वर्कर्स लॉयल्टी। फॉर एग्जांपल, बैंक में एम्प्लॉय जो है वो उनका एनुअली जो है वो हर साल अप्रेजल होता है दिसंबर के महीने में, कि उनको जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पूरे साल की एनालाइज होती है कि कितनी छुट्टियां करी, कितने दिन आए, कितने दिन लेट आए, क्या काम करा, क्या टारगेट्स अचीव करे, ये सारी चीजें जो है वो आपकी देखी जाती हैं, और फिर उनको एक ग्रेड दिया जाता है और उसी हिसाब से उनको बोनस मिलता है। However, it creates jealousy as well, क्योंकि अगर किसी एक को बोनस मिला और दूसरा भी इक्वली डिजर्विंग था लेकिन उसको बोनस नहीं मिला, तो फिर उसके लिए दिल में जो है वो जेलेसी और हेट्रेट आ जाएगा और वो डीमोटिवेट हो जाएगा। फिर आता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, दैट इज पीआरपी। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इज अ बोनस स्कीम टू रिवॉर्ड स्टाफ फॉर अबव एवरेज वर्क परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इज बेसिकली जब आप वर्कर्स को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसे दे रहे होते हो। यूजुअली जो ऊपर हमने दो अभी पढ़े, दैट इज टाइम बेस्ड वेज रेट एंड पीस रेट। इसमें क्या होता है? टाइम बेस्ड वेज रेट में आप वर्कर को देखोगे कि वर्कर ज्यादा स्लोली काम करेगा, और पीस रेट में जो है वो आप देखोगे कि वर्कर बहुत तेजी से काम करेगा। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर वर्कर्स को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसे दिए जा रहे होते हैं। आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो काम का कि भाई ये स्टैंडर्ड ऑफ वर्क आपने करना है। इफ द वर्कर्स आर अचीविंग दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, द वर्कर विल बी पेड द फुल अमाउंट। अगर वर्कर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क अचीव नहीं कर रहा, तो फिर वर्कर से रीवर्क करवाया जाएगा, उसको ठीक करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक केक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में केक मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो अगर आप केक सही तरीके से बनाओगे, सही डिजाइन का बनाओगे, तो आपको पूरे केक के पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने केक को जो है वो जल्दबाजी में खराब बना दिया, ओवर कुक कर दिया, ओवर बेक कर दिया, या उसकी ड्रेसिंग सही नहीं करी, सही, या उसकी पैकेजिंग सही नहीं करी, तो फिर आपको जो है वो पैसे कट के मिलेंगे। तो यूजुअली टारगेट सेटिंग कैन हेल्प टू गिव पर्पस एंड डायरेक्शन टू द वर्क। आप एक टारगेट दे देते हो वर्कर को कि भाई इस टारगेट के अंदर काम करना है आपने, इस तरीके का अगर प्रोडक्ट दिखेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। तो टारगेट से जो है वो वर्कर के पास एक डायरेक्शन और पर्पस आ जाता है। इट कैन फेल टू मोटिवेट द स्टाफ इफ दे आर नॉट ड्रिवन बाय द नीड टू अर्न एडिशनल फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। अगर आपके परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में अगर आप पे कर रहे हो, लेकिन कुछ वर्कर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमें एक्स्ट्रा कमाना ही नहीं है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी करें, जैसा चल रहा है चलने दो, जितनी तनख्वाह मिल रही है हम उसमें खुश हैं, हमारा गुजारा हो रहा है, सो व्हाई शुड बी पुट इन मोर एफर्ट एंड इंक्रीज आवर परफॉर्मेंस। तो ऐसे भी कुछ वर्कर्स होते हैं, तो वो ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे फिर उनको मोटिवेट नहीं करेगा। देन देयर इज आल्सो अनदर फाइनेंशियल मोटिवेशन, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम क्या होता है? जब आप वर्कर्स को जो है वो अपने साथ प्रॉफिट शेयरिंग में लेकर आ जाते हो, कि वर्कर्स जो है वो आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो यूजुअली फिर आपका ओनर का और एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव एक ही हो जाता है, दैट इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट। So the potential conflict between owners and workers is reduced as everyone now has an interest in higher profit. However, this scheme can be costly as अगर लार्ज बिजनेस है और बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो हर किसी का रिकॉर्ड रखना कि किसका कितना प्रॉफिट बनेगा, वो रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
And the last thing is basically the fringe benefits. Or fringe benefits are given to employees separate from the pay by an employer to some or all employees. जैसे मैनेजर को गाड़ी दे दी, घर दे दिया, हॉलिडे ट्रिप दे दिया कहीं फॉरेन, उम्रा पैकेज दे दिया, उम्रा कराने भेज दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आप क्या करते हो कि गिव स्टेटस। अब इसका फायदा ये है फ्रिंज बेनिफिट्स देने का, क्या ये वर्कर को स्टेटस और हायर लेवल एम्प्लॉयज को जो है वो स्टाफ, एक तो लेबर छोड़ के भी नहीं जाता, और प्लस आपके पास स्किल्ड वर्कर्स जो है वो विलिंगली काम करने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्कर्स को गाड़ी और घर देते हो तो ये वर्कर्स को एक प्रेस्टीज देता है, उसकी जो है वो महल्ले में उसके आसपास के लोगों की जो है वो वाह वाह होती है, और वो वाह वाह से उसकी जो है प्रेस्टीज मिलती है, और ये प्रेस्टीज से वो फिर काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। However, this can be very expensive for the business। मतलब बिजनेस एक एम्प्लॉय के लिए गाड़ी खरीद रही है, एक एक एम्प्लॉय को घर दे रही है, तो इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड दिस कैन आल्सो रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म्स। So these are your financial motivation. Moving on to नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। अब नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होता है बच्चों? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन में सबसे पहले आता है आपका जॉब रोटेशन। अब यूजुअली इसके अंदर आपके डायरेक्टली पैसे नहीं जा रहे हैं, मतलब आप डायरेक्टली वर्कर्स को पैसे नहीं दे रहे टू मोटिवेट देम, आप वर्कर्स के जॉब्स पे कोई ना कोई ऐसा चेंज कर रहे हो कि वर्कर उससे मोटिवेट होता जा रहा है। तो सबसे पहला है जॉब रोटेशन, दैट इज इंक्रीजिंग द वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी by giving them a variety of tasks to do by switching from one job to another। जॉब रोटेशन क्या होती है? जैसे बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस होती है ना, आप देखे हैं कि कुछ वर्कर्स एक ब्रांच में कुछ अरसे काम करते हैं, लेकिन उनकी जॉब फिर कुछ अरसे बाद दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाती है, फिर कुछ अरसे बाद दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि वर्कर्स को जो है वो ऐसी ब्रांचेस चेंज कर करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर दी जाती है, कि बेसिकली उनको जो है वो और ज्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है, और ज्यादा जो है वो उनकी वैरायटी ऑफ टास्क करवाए जाते हैं ताकि उनकी स्किल्स बढ़े। सो दिस इज व्हाट जॉब रोटेशन इज। तो इससे वर्कर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हाउएवर वर्कर को हर जगह आप अगर स्विच कर रहे हो उसकी ब्रांचेस, तो उसको आपको ना थोड़ा बहुत ट्रेन करना पड़ता है, तो ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ती है वर्कर्स को, दैट कैन इंक्रीज द ट्रेनिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद जॉब इनलार्जमेंट की अगर हम बात करें, तो जॉब इनलार्जमेंट इज अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ अ जॉब बाय ब्रॉडनिंग और डीपनिंग द टास्क अंडरटेकन। जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप सेम जॉब में और ज्यादा टास्क जो है वो ऐड करते रहते हो। फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो पहले इस्लामियत पढ़ाता था, अब उसको पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ाने के लिए दे दिया आपने, मैथ्स भी पढ़ाने के लिए दे दिया आपने, तो दिस इज नोन एज जॉब enlargement। So this makes the workers work more challenging by adding additional responsibilities to it। However, workers might ask for increase in pay due to an increase in task। वर्कर बोलेगा भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, आपको जो है वो मैं अब एक सब्जेक्ट नहीं, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, या मैं सब पढ़ाने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन का काम भी देख रहा हूँ स्कूल के अंदर, तो मेरी तनख्वाह आप लोग बढ़ाएं। तो वर्कर जो है वो ज्यादा पैसों मांगेगा। फिर है आपका जॉब इनरिचमेंट। अब जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? जॉब इनरिचमेंट एम्स टू यूज द फुल कैपेबिलिटीज ऑफ वर्कर्स बाय गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू डू मोर चैलेंजिंग एंड फुलफिलिंग वर्क। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? जब आप वर्कर को यूजुअली प्रमोट कर देते हो, मतलब वर्कर का जो डोमेन है उसका चेंज कर देते हो, जैसे जूनियर मैनेजर से आपने वर्कर को सीनियर मैनेजर बना दिया, तो इससे वर्कर्स की फुल कैपेबिलिटीज जो है वो इस्तेमाल होती है, और वर्कर को और ज्यादा चैलेंजिंग और फुलफिलिंग टास्क मिल जाता है। सो दिस गिव्स द वर्कर मोर स्टेटस एंड रिकग्निशन। इसकी वजह से वर्कर की जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है और वर्कर मोटिवेटेड फील करता है। हाउएवर अगर आप सीनियर मैनेजर से जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर वर्कर को बना रहे हो, तो अगेन ट्रेनिंग वगैरह आपको ज्यादा करवानी पड़ेगी। देन फोर्थ इज जॉब रीडिजाइन। जॉब रीडिजाइन क्या होता है? जॉब रीडिजाइन इन्वॉल्व्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ जॉब यूजुअली विद एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट एंड एग्रीमेंट टू मेक वर्क मोर इंटरेस्टिंग, सेटिस्फाइंग एंड चैलेंजिंग। जॉब रीडिजाइन के अंदर आप वर्कर की इनपुट लेके, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट लेके, आप वर्कर की चेंज जॉब जो है वो उसके हिसाब से चेंज कर देते हो। जैसे सीईओ की जॉब है अगर, तो सीईओ की जॉब जो है वो उसके हिसाब से टाइमिंग और उसके हिसाब से वो चेंज होती रहती है। तो यूजुअली जॉब रिडिजाइन में क्या होता है कि आप वर्कर का इनपुट ले रहे होते हो और उसके हिसाब से उसकी जॉब चेंज कर रहे होते हो, तो वर्कर्स फील मोटिवेटेड। वर्कर्स विल हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग के आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपका ख्याल है, तो वर्कर को जो है वो और ज्यादा सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलेगी कि आपके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो चेंजेस करे हैं। However, it can consume a lot of time।
टू रीडिजाइन अ जॉब। फॉर एग्जांपल मैं किसी स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। अब स्कूल वाले जो है वो उन्होंने टाइम टेबल सेट करा, उन्होंने बोला भाई सर आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा, लेकिन मॉर्निंग के अंदर मैं किसी और स्कूल के साथ इंगेज हूँ। मैं उनको बोलता हूँ भाई मेरे पास मॉर्निंग में तो टाइम नहीं है, आप थोड़ा बहुत सेकंड स्लॉट में, मतलब ब्रेक के बाद दोपहर में जो है वो थोड़ा टाइम निकालें। तो वो मेरे साथ बैठ के मेरे टाइम के हिसाब से उन्होंने अपना टाइम टेबल सेट करा। सो दिस विल मोटिवेट मी के मेरी जॉब रीडिजाइन उन्होंने करी मेरे साथ बैठ के, मेरे साथ पूछ के। तो उस स्कूल को और ज़्यादा इनपुट दूँगा मैं, और ज़्यादा उस स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए मैं मोटिवेटेड फ़ील करूँगा, बिकॉज़ दे रीडिज़ाइन्ड माय पर्टिकुलर जॉब अकॉर्डिंग टू मी। सो दिस कैन आल्सो हाउएवर दिस कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, कि आपको जो है वो टाइम टेबल पूरा सेट करना पड़ेगा, इधर-उधर सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, फुल टाइम टीचर्स को दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा, तो दिस कैन क्रिएट कॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। फिर जॉब रीडिज़ाइन के बाद है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज बेसिकली द वर्क रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स, और इससे वर्कर्स की स्किल्स बढ़ती है और काम जो है वो बेहतर से बेहतर होता है। तो ट्रेनिंग देने से वर्कर को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस वर्कर पे इन्वेस्ट कर रही है। तो वर्कर जो है वो फील करता है कि दे हैव अ गुड चांस ऑफ प्रमोशन एंड दे कैन आल्सो डू चैलेंजिंग वर्क। तो उसकी वजह से वर्कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है। हाउएवर वर्कर्स माइट लीव फॉर अ बेटर जॉब। अक्सर क्या होगा कि वर्कर जो है वो शायद छोड़ जाए आपका ऑर्गेनाइजेशन और कहीं और जाके जो है वो काम करना शुरू कर दे। देन वी हैव क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? क्वालिटी सर्कल्स आर वॉलंटरी ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स हु मीट रेगुलरली टू डिस्कस वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। अब क्वालिटी सर्कल्स यूजुअली आपके ग्रुप्स होते हैं जो कि आपके सीनियर मैनेजर्स वगैरह बनाते हैं, और इनका काम क्या होता है कि रोजाना के हिसाब से बैठ के जो भी इश्यूज आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको रिजॉल्व करें। तो क्वालिटी सर्कल्स आर ग्रुप्स which discuss the issues that are coming in the organization with the workers, और वर्कर्स की सुन के उस इश्यूज को सॉल्व करते हैं, उस इश्यूज को ओवरकम करते हैं। तो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितने भी आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो खत्म हो जाते हैं, एंड वर्कर्स फील मोर ट्रस्टेड कि उनकी बात सुन के जो है वो एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो वर्कर्स फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड मोर ट्रस्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस आल्सो increases the satisfaction and motivation of the worker from the job. However, asking every worker their problem with will again consume a lot of time, और हर एक वर्कर को आप खुश नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी वर्कर से पूछो भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, वर्कर आपको आपकी अपनी प्रॉब्लम भी बताता है, लेकिन आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो यूजुअली क्या होगा कि वर्कर जो है वो खुश नहीं होगा, बल्कि डिससैटिस्फाई हो जाएगा कि हमसे पूछा भी लेकिन कोई चीज इंप्लीमेंट हुई नहीं। देन वर्कर पार्टिसिपेशन। Worker participation is also another objective or other way of motivating the workers non financially. वर्कर पार्टिसिपेशन क्या होती है कि जब आप वर्कर को जो है वो एक्टिवली इंकरेज कराते हो और उनको इन्वॉल्व कराते हो इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब वर्कर ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या करे, इन्वॉल्व हो जाए वर्किंग डिसीजन में, वर्कर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए डिसीजन मेकिंग में ऑर्गेनाइजेशन की, जब वो अपने अपने ओपिनियंस देना शुरू हो जाए, तो that is workers participation. So when you involve worker in the decision making of the organization, तो इससे क्या होगा कि वर्कर्स आपके डिसीजन को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। अब एक मैनेजर अकेला सोच के डिसीजन ले रहा है और 10 वर्कर्स मिलके जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, तो वो जो 10 आइडियाज है, 10 ब्रेन्स हैं, वो प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे, और उसकी वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। और जब वर्कर का एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी बढ़ेगा कि वर्कर से भी पूछा जा रहा है, वर्कर को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वर्कर भी ये फील करेगा कि यार मुझे जो है वो बिजनेस इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो इस बिजनेस के लिए ज्यादा बेहतर काम करना है। हाउएवर अर्जेंट डिसीजंस विल टू बी टेकन क्विकली। कभी कभार बहुत आपको जल्दी से डिसीजन लेना पड़ता है, और उस टाइम पे अगर आप वर्कर से बात करके डिसीजन नहीं लोगे तो फिर वर्कर जो है वो काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करता है। देन टीम वर्किंग। टीम वर्किंग जैसे एक थियरिस्ट आपने एल्टन मायो ने भी बोला था कि वर्कर को जो है वो टीम्स में डालो। वर्कर को अगर आप टीम्स में डालोगे तो वर्कर जो है वो ज्यादा मोटिवेटिंगली काम करेंगे। तो टीम वर्किंग विल ऑल्सो इंक्रीज द वर्कर्स मोटिवेशन, बिकॉज एम्प्लॉयज जब मिलके और साथ में काम कर रहे होते हैं तो यूजुअली आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लेबर फिर छोड़ के भी नहीं जाता। हाउएवर नॉट एवरीवन इज अ टीम प्लेयर, जैसे कि मैक्लेलन ने बोला था कि सम आर अचीवर्स हु लाइक टू वर्क अलोन एंड सम वांट टू कंट्रोल द टीम्स।
तो अगर आप जो वो लोग जो कि अचीवर्स हैं और जिनको कंट्रोल करनी है टीम को, और उनको आप टीम मेंबर बना दोगे, फिर तो वो मोटिवेट नहीं होंगे। तो हर किसी की मोटिवेशन सेटिस्फाई नहीं होगी थ्रू टीम वर्किंग। एंड देन वी हैव टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग इज बेसिकली जब आप वर्कर्स को गोल्स दे देते हो, उनके टारगेट्स दे देते हो। जैसे एक सेल्स पर्सन को आपने बोल दिया कि आपको 100 परफ्यूम सेल करने हैं, तो बाय सेटिंग अ टारगेट दिस मोटिवेट्स द वर्कर कि उसके सामने एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है जो उसको अचीव करना है। सो एम्प्लॉयज हैव अ डायरेक्शन टू वर्क टुवर्ड्स एंड दे दिस इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस लेवल। हाउएवर इट माइट बी डीमोटिवेटिंग, क्योंकि अगर आपने वर्कर को टारगेट दिया लेकिन आपने उसको बताया ही नहीं कि ये काम कैसे होगा, उसको ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया आपने, या उसको प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं दी, बस आपको आपने उसको ऑब्जेक्टिव बता दिया, तो फिर वर्कर डीमोटिवेट हो सकता है कि वर्कर जो है वो काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। एंड देन लास्टली वी हैव द एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन। एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन क्या होता है? दे इन्वॉल्व द पासिंग डाउन ऑफ अथॉरिटी। जैसे डेलीगेशन में आप क्या करते हो, आप जो है वो काम, अपना मैनेजर जो है वो अपने से लोअर लेवल पे जो उनके नीचे जो काम कर रहे होते हैं उनको अपना काम दे देता है। दैट इज डेलीगेशन। काम सिर्फ देता है करने के लिए, लेकिन कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना, तो वो मैनेजर के पास ही होती है। वेर एज एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावरमेंट होती है काम देने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑपरेशंस मैनेजर है, वो यूजुअली क्या करता है, वो जाता है रॉ मटेरियल की परचेजिंग करने। अब एक दिन वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो उसने क्या करा, उसने अपने से लोअर लेवल को बोल दिया जाके कि भाई तुम जाओ मार्केट और रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, लेकिन खुद से नहीं खरीदना। रेट ना मुझे पहले कॉल करना, मेरे से रेट पूछना कितना रेट दे रहा है, फिर उसके बाद खरीद के लेकर आना। दिस इज डेलीगेशन। कि भाई आप जाओगे, डिसीजन खुद से नहीं लोगे, मुझे कॉल करोगे और मुझसे पूछोगे कि हाँ भाई कितने सर इतने का मिल रहा है, ले लूं, तो फिर मैं जब बोलूंगा तब लेना। दैट इज डेलीगेशन। हाउएवर एम्पावरमेंट क्या हो गई कि भाई तुम जाओ और जाके रॉ मटेरियल खरीदो, और जितने का भी तुम्हें सही लगे तुम उतने का खरीद के लेकर आ देना। दिस इज एम्पावरमेंट। तो यूजुअली एम्पावरमेंट और डेलीगेशन से भी वर्कर मोटिवेट होता है, क्योंकि उसको मैनेजरियल लेवल का एक तो काम दे रहे होते हो आप, और प्लस उसके आप उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि उसको बोल रहे हो आपके आपको जो ठीक लगे आप वो काम कर लेना। तो दैट इज ऑल्सो शोइंग अ ट्रस्ट दैट द मैनेजर हैज ऑन द वर्कर। तो इससे भी वर्कर की जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाती है, दैट वर्कर्स गेट द मैनेजरियल लेवल टास्क। तो एक तरीके से तो वर्कर की ट्रेनिंग हो जाती है, प्लस वर्कर को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी मिलती है कि वर्कर जो है वो खुश होता है कि उसको जो है वो मैनेजर इतना ट्रस्ट करता है। हाउएवर डिसएडवांटेज क्या है कि मैनेजर्स माइट बिकम इनसिक्योर फॉर देयर जॉब। अगर किसी वर्कर ने मैनेजर से ज्यादा बेहतर वो टास्क परफॉर्म कर लिया, तो फिर अगली बार से जो है वो मैनेजर डेलीगेट नहीं करेगा, क्योंकि मैनेजर जो है वो क्या होगा, इनसिक्योर हो जाएगा कि यार ये मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ये मेरी जॉब जो है वो रिप्लेस ना कर दे। तो दीज आर योर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, और यहाँ पे आपका मोटिवेशन का चैप्टर होता है खत्म।